अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज हम इलेक्ट्रिसिटी वाला यूनिट करने लगे हैं जो कि 10th फिजिक्स का यूनिट नंबर 13 बनता है पंजाब टेक्स्ट बोर्ड के मुताबिक। इससे पहले हम 4 चैप्टर कर चुके हैं। मैं ये सीरीज़ चैप्टर रिव्यू की सीरीज़ लेके चल रहा हूँ जिसमें ट्राई कर रहा हूँ कि एक लेक्चर में मैं मुकम्मल यूनिट का जो रिव्यू है वो आप सबके साथ शेयर करने की कोशिश करता हूँ। अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी आपसे एक दरख्वास्त है, इस वीडियो को मुकम्मल देखें और किसी किस्म की राय देने के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह करें। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर अपने कोलीग्स और दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं ये वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट बना रहा हूँ, विदाउट चार्जिंग एनीथिंग। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को। आज हम वो हमारे पास है चैप्टर यूनिट है हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इस चैप्टर में सबसे पहले हमने चैप्टर का जो आउटलाइन आपके साथ बताता चलो शेयर कर दूं। इस चैप्टर में हमने सीखना है करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कन्वेंशनल करंट क्या होता है, ओम लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट क्या है और हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी और उसके लिए सेफ्टी मेजरमेंट्स। ये हमारे पास इस चैप्टर की आउटलाइन है। तो सबसे पहले हम अपना देख लेते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट क्या है। इलेक्ट्रिक करंट, अब हमने लास्ट पढ़ा है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक के मुताबिक पढ़ा था, उसमें क्या था कि हमारे पास जब चार्ज रेस्ट की हालत में हो उसकी प्रॉपर्टीज का मुतालिया आपके पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहलाता है। अब जब चार्ज हरकत में होगा तो उस वक्त हम कहते हैं कि वहाँ पर एक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। करंट प्रोड्यूस हो रहा है उस फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से हम कहते हैं कि हमारे पास यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है। अगर हम साधारण लफ्ज़ों में ये बात करें कि किसी जगह से जब आपका चार्ज गुजरता है तो हम कहते हैं कि ये चार्ज हरकत करता है, तो हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट यहाँ पे मौजूद है। तो इसकी डेफिनेशन कर देते हैं। हमारे पास डेफिनेशन इसकी कुछ इस तरीके से है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रू एनी क्रॉस सेक्शनल एरिया, through any cross sectional area is known as electric current। इसको हम कहते हैं कि हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है। अब क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है कि आपके पास कोई भी ये एक वायर है, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया है। अगर चार्ज यहाँ इधर से एक क्रॉस सेक्शनल एरिया इसके अंदर ये तमाम सेम होता है कि अगर चार्ज यहाँ से मूव करके इसमें से पास आउट होता है, इलेक्ट्रिक चार्ज इसमें से पास आउट होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये क्या है, नेगेटिव चार्ज है। अब हम इसकी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रॉन, हम जो आप मटेरियल होते हैं सॉलिड मटेरियल में अक्सर जो आपके पास फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो हम कहते हैं कि करंट प्रोड्यूस हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन तो हर वक्त मौजूद होते हैं, तब करंट क्यों नहीं होता? तो इस बात का जवाब ये है कि जो इलेक्ट्रिक करंट मौजूद फ्लो अगर हो कहीं भी इलेक्ट्रॉन का तो वहाँ पे करंट मौजूद होगा, लेकिन ओवरऑल अगर उस
बॉडी को देखा जाए तो वो न्यूट्रल, वो उसमें से जो टोटल करंट है उनको अगर ऐड अप करें तो हमारे पास जीरो हो जाता है, वो नहीं होता, इलेक्ट्रिक करंट मौजूद नहीं होता। होता कुछ इस तरीके से है कि जब हम इस कंडक्टर को किसी बैटरी के साथ जोड़ देते हैं तो क्या होता है, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होता है कि ये इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड सेट होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब मूव करता है, नेगेटिव से पॉजिटिव की जानिब हरकत करता है, नेगेटिव की पॉजिटिव की जानिब हरकत करता है। तो हमारे पास हम कहते हैं कि हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट मौजूद है, ये आपके पास, इसकी वजह से आपके पास नेगेटिव चार्ज आता है, इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब पॉजिटिव यहाँ पे, ये जो पॉजिटिव है ये पॉजिटिव को रिपेल करता है, यहाँ पे नेगेटिव नेगेटिव को रिपेल करता है, तो हमारे पास करंट जो है वो मूव करने लग जाता है, करंट जो आपके पास है वो क्या करने लग जाता है, मूव करने लग जाता है। तो हम कहते हैं कि हमारे पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है। अब हमारे पास यहाँ पे एक तो बात हो गई थी क्रॉस सेक्शनल एरिया की, कि ये वाला जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, और हमारे पास अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज के मतलब। इलेक्ट्रिक चार्जेस आपके पास कितनी किस्म के हो सकते हैं? अगर तो आपके पास सॉलिड है, कोई मटेरियल सॉलिड मटेरियल है, तो इनके सब सॉलिड जो होगा वो आपके पास जो चार्जेस हैं वो आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है। और अगर आपके पास कोई लिक्विड है तो उस सूरत में आपके पास आयन्स होते हैं जो कि आपके पास इलेक्ट्रिक चार्ज के तौर पर काम करते हैं, कि उनके फ्लो को हम कहते हैं कि आपके पास करंट है मौजूद है। अब हम इसके अगर देखें मैथमेटिकल फॉर्म में करंट को, तो हमारे पास क्या बनता है कि करंट आपके पास क्या हो जाता है, जो करंट जो है वो आपके पास क्या होता है, चार्ज बटा वक्त टाइम, ये आपके पास क्या है, चार्ज बाय टाइम। चार्ज को हम जाहिर करते हैं Q से और टाइम को T से, करंट को I से, तो I आपके पास क्या बन जाता है, Q बटा T। यहाँ पे अगर देखें चार्ज का यूनिट आपके पास क्या होता है, कूलम, और टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो आपके पास ये बना कूलम पर सेकंड, और इसको हम अगर यूनिट जो करंट का हमने किया कन्वेंशनल यूनिट, वो आपके ऐसा यूनिट में जो बताया गया है वो आपके पास एम्पेयर है। तो यूनिट ऑफ करंट इज, यूनिट ऑफ करंट इज एम्पेयर, A denoted by A। जिसे A से जाहिर करते हैं, जिसको हम A से जाहिर करते हैं, ठीक है। अब हमारे पास ये हो गया जी इलेक्ट्रिक करंट। हमारे पास दूसरी चीज हमारे पास एक है कि अब देखो जब एक चीज यहाँ से यहाँ मूव करती है तो पॉजिटिव यहाँ से इस तरफ मूव करेंगे, ठीक है, क्योंकि दोनों अपोजिट हैं, एक चीज यहाँ मूव कर रही है, एक चीज यहाँ मूव कर रही है। अगर तो हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो हम कहते हैं कि वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट है, और जो हम फिजिक्स में टर्म यूज करते हैं कन्वेंशनल करंट की, वो हम लेते हैं फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, द फ्लो ऑफ जो आपके पास करंट ड्यू टू फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इज नोन एज कन्वेंशनल करंट। कि हम कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज, हम समझते हैं कि जो पॉजिटिव चार्जेस हैं, जो शुरू में ये बात देखी गई थी कि क्या होता है कि जो करंट है वो पॉजिटिव चार्जेस के फ्लो की वजह से आता है। ये कुछ इस तरीके से होता है कि आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक रिजर्वायर है, ये वाला रिजर्वायर है, और यहाँ ये इसमें वाटर फिल है, और ये किसी नीचे आपके पास दूसरे टब में आता है। तो यहाँ पे आपके पास क्या होते हैं, एक चीज है वो मूव करके
आके क्या करती है, जब उसको पाथ मिलता है, कंडक्टिंग वायर मिलती है, तो वो क्या होना शुरू हो जाता है, 1 बाय 1 मूव करना। ये हाई पोटेंशियल कहलाता है, इसको हम कहते हैं हाई पोटेंशियल, और ये आपके पास कहलाता है लो पोटेंशियल। अब जब बैटरी में से करंट पास आउट होता रहता है तो एक टाइम आता है कि आपके पास जितने जो चार्जेस होते हैं वो सारे के सारे लो पोटेंशियल में आ जाते हैं। ठीक है, तो जब ये लो पोटेंशियल में आ जाते हैं तो हम कहते हैं कि हमारे पास बैटरी है वो आपका मीन कि अगर यहाँ सॉरी ये जो आपके पास है तो हमारे पास कहते हैं कि हमारे पास बैटरी के जो चार्जेस है वो कंप्लीट हो गए। और कुछ इस तरीके जब इनकी बराबर हो जाते हैं, हम इसमें जो यूज करते हैं कि हमारे पास चार्जेस का फ्लो दोनों तरफ बराबर हो जाए, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाए, तो हमारे पास चार्जेस का बहाव रुक जाता है। तो ये हमारे पास दूसरी टाइप थी कन्वेंशनल करंट की। तो अब हमने क्या देखना है कि अब ये करंट तो हमें पता चल गया, अब हम इसको मालूम कैसे कर सकते हैं, कौन कौन सी डिवाइसेस से हम किस डिवाइस से इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं। तो वो हमारे पास एम जो आपके पास एम्पेयर से एम मीटर एक है, जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये हमारे पास है जी। अब मेजर हम करंट को मेजर कर सकते हैं किसकी मदद से, एम मीटर की मदद से हम करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो उसको आप देखते हैं। और दूसरा हमारे पास है जी गैल्वानोमीटर। तो हमारे पास मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो हम इसकी दो चीजों की मदद से हम मेजर कर सकते हैं, एक है गैल्वानोमीटर और दूसरा है एमीटर। इनकी मदद से हम अपना इलेक्ट्रिक करंट को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब जो गैल्वानोमीटर है ये आपके पास बहुत मिली एम्पेयर में जो करंट होता है उसको, मिली एम्पेयर या माइक्रो एम्पेयर में जो करंट होता है उसको मेजर करने के काबिल होता है। मीन 10⁻³ एम्पेयर या 10⁻⁶ एम्पेयर। तो इस किस्म की वैल्यू को हम छोटी माइन्यूट स्मॉल वैल्यूज की करंट को मेजर करने के लिए हम गैल्वानोमीटर यूज करते हैं। जबकि हमारे पास अगर लार्ज वैल्यूज हो तो हम एम गैल्वानोमीटर की अल्ट्रेशन करते हैं और उससे एक एम मीटर बनता है। ये चीज़ हम एफएससी में सीखेंगे। और एम मीटर क्या है, एम मीटर क्या होता है कि ये आपके पास करंट को मेजर 1 एम्पेयर से 10 एम्पेयर तक करंट को मेजर कर सकता है। ठीक है, लार्ज करंट को मेजर करने के काबिल होता है। हमेशा करंट मेजर करते हुए आपने अपने किसी भी चीज एम मीटर है जिसका भी करंट मेजर करना है तो हम इसको ये सीरीज में लगाते हैं। हमारे पास इस वायर में से आपने अगर करंट मालूम करना था तो हम क्या करते हैं, इसको सीरीज में लगाते हैं, क्योंकि करंट एक वन डायरेक्शन में मूव करता है और हम चेक करना चाहते हैं कि में से वायर में से कितना करंट, जिस वायर में से करंट पास करना चेक कर रहे होते हैं तो हम उसको सीरीज में लगाते हैं। सीरीज में लगाने का मतलब होता है कि आपने उसको एक जो आपके पास सर्किट चल रहा है कि एक के बाद दूसरे अप्लायंसेस को लगाते हैं, वन आफ्टर अनदर, जो कि हमने लास्ट आपने रजिस्टर कॉम्बिनेशन में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी। और इसमें भी हम कैपेसिटर कॉम्बिनेशन में पढ़ी थी। अभी हम इसमें इस चैप्टर में रजिस्टर कॉम्बिनेशन के मतलब पढ़ेंगे, तो उसमें आपके साथ मैं ये शेयर कर दूंगा कि सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है। तो हमेशा एम मीटर को हम लगाते हैं सीरीज में। ठीक है, ये हमारे पास मेजरमेंट ऑफ करंट हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, जब करंट मेजर करते हैं तो देखो हमारे पास यहाँ पे वोल्टेज हम देते हैं, यहाँ से आई करंट गुजरता है। हम देखते हैं डेली लाइफ में
कि आप डेली जो अप्लायंसेज छोटे जो टॉयज होते हैं उनमें देखें कि अगर एक आपके पास बल्ब है उसको आप छोटी वोल्टेज के साथ आप जलाते हैं तो उसकी जो लाइट होती है वो कम होती है, और अगर आप उसी को हाई वोल्टेज के साथ जलाएं तो उसकी जो रोशनी होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो हम इस चीज़ को ओम का कानून कहते हैं कि आपके पास ओम लॉ है एक, वो कहता है कि आपके पास जब जब वोल्टेज आप बढ़ाते हो तो आपके पास करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। इस चीज़ को हम ओम लॉ कहते हैं। तो ओम लॉ को देखते हैं, ओम लॉ हमारे पास क्या है। और ओम लॉ से पहले आपके साथ मैं दो चीज़ें और जो आपके पास इसमें इस्तेमाल होती हैं वो आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, वो आपके साथ शेयर करता चलो। वो दो चीज़ें आपके पास हैं जी, एक आपके पास है पोटेंशियल डिफरेंस और दूसरी है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस क्या है और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है। तो आपके पास जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कोई भी जो दो पॉइंट्स के दरमियान डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल है उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो हम इसकी तारीफ क्या करेंगे, द डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू पॉइंट्स is known as इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इस चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इसका जो यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस का वो आपके पास यूनिट इज वोल्ट। इसका यूनिट भी क्या है, वोल्ट है। और जबकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का भी आपके पास यूनिट जो है वो आपके पास क्या है, वोल्ट ही होता है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की अगर हम डेफिनेशन करें तो आपके पास इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी कि आपके पास जब भी किसी जो बैटरी है वो चार्ज को जो एनर्जी प्रोवाइड करती है तो आपके पास इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहलाती है। इट इज़ द एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी टू अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टू अ यूनिट चार्ज, इट इज एनर्जी। तो आपका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, इट इज द एनर्जी प्रोवाइडेड टू यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कि ये एनर्जी है जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को आपकी बैटरी प्रोवाइड करती है। तो एनर्जी बाय EMF इज इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज। तो आपके पास EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज इक्वल टू एनर्जी बाय चार्ज। तो ये आपके पास एनर्जी बाय चार्ज है, एनर्जी आपके पास W है और ये Q है। तो आपके पास EMF इज इक्वल टू आपका क्या बन जाता है, W बटा Q, और EM इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को हम E से जाहिर करते हैं। तो हमारे पास क्या बना, E इज इक्वल टू W बटा Q। इस चीज़ को हम कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, और इसमें आपका जो यूनिट इसका होता है वो सेम होता है, यूनिट इज वोल्ट। इसका जो यूनिट होता है वो आपके पास क्या होता है, वोल्ट। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी वोल्ट है ये भी वोल्ट है। तो डिफरेंस ये है, ये जो आपका बैटरी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज में जो काम करती है वो आपके पास क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये काज है, ये उसका इफेक्ट है कि जब बैटरी आपके पास ये प्रोवाइड करती है तो
ये है दो पॉइंट्स के दरमियान, ये है टोटल कि एक चार्ज पे बैटरी टोटल कितना काम करती है, और ये है दो पॉइंट के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस कि यहाँ से लेकर यहाँ तक वी ए और ये वी बी, इन दोनों के दरमियान फर्क क्या है, वी ए माइनस वी बी। तो ये आपके पास जिसको डेल्टा वी कहते हैं, तो इसको आप कहते हो पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये आपके पास है जी पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट। और उसके बाद हम अब अपने टॉपिक ओम लॉ की तरफ आ जाते हैं। ओम लॉ हमारे पास, जैसा कि आपने ऐसा शेयर किया कि ओम लॉ क्या कहता है कि आपके पास जो फोर्स, वो करंट है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, आपके जो वोल्टेज के। ओम लॉ आपके पास क्या कहता है कि आपके पास करंट जो है वो किसी भी कंडक्टर में से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस उसके अक्रॉस के। द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट passing through any cross sectional area is directly proportional to the potential difference। तो ये आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब में और दूसरे जब आपके पास क्या हो कि टेम्परेचर और बाकी जो और कंडीशंस हैं वो आपके पास क्या रहे, कांस्टेंट रहे। मेन आपके पास v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो अगर आप प्रोपोर्शनलिटी खत्म करें तो v इज इक्वल टू क्या बन जाता है, IR। यहाँ पे R जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। अब ये R है क्या, ये रेजिस्टेंस है, इसको हम ज़ाहिर करते हैं रेजिस्टेंस से। तो रेजिस्टेंस क्या है कि अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज के बाय द कंडक्टर, कि जब कोई भी कंडक्टर चार्ज के फ्लो में रुकावट पैदा करता है तो वो आपके पास अपोजिशन कहलाती है, वो रेजिस्टेंस कहलाती है। तो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। तो आप इसकी डेफिनेशन हम अगर करें तो आपके पास क्या बनती है, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ चार्ज is known as resistance। इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस है। अब ये रेजिस्टेंस है, इसका यूनिट आपके पास क्या कहलाता है, ओम कहलाता है। और इस जो अगर आप देखें तो उसके यूनिट के ओम की अगर हम तारीफ करें कि जब आपका पोटेंशियल डिफरेंस 1 हो और जो आपके पास करंट गुजरे वो क्या हो, 1 एम्पेयर हो, तो हम कहेंगे कि हमारे पास जो रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1 हो। कि if V is equal to 1 volt, I जो आपके पास है वो क्या हो जाए, 1 एम्पेयर हो जाए, तो हम कहेंगे कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या होगी, 1 एम्पेयर। 1 वोल्ट पर 1 एम्पेयर तो आपके पास कहलाती है ओम, 1 ओम कहलाती है। कि अगर 1 वोल्ट अप्लाई करें, ये आपका वायर है, इसको आप 1 वोल्ट बैटरी लगाते हैं, ठीक है, और इसमें से 1 एम्पेयर करंट गुजरे, तो हम कहते हैं कि इसकी जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास 1 ओम रेजिस्टेंस है। अब ओम की इसकी बुनियाद पे हमारे पास कुछ डिवाइसेस हैं जो इस कानून को फॉलो करती हैं और कुछ डिवाइसेस हैं जो इसको फॉलो नहीं करती। मीन कि ये क्या कहता है, ये कहता है कि आपके पास ओम कि जब भी वोल्टेज बढ़ाएंगे तो आपके पास करंट बढ़ना चाहिए। ग्राफ अगर बनाएं कि आप इस
अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हैं, इस डायरेक्शन में वोल्टेज है, इस डायरेक्शन में करंट है, अगर आप वोल्टेज बढ़ाते जाएं तो आपके पास करंट की वैल्यू भी क्या करती जाएगी, बढ़ती जाएगी। लीनियर ग्राफ आता है। तो इस सूरत में जब आपके पास ऐसी डिवाइस है जिनमें वोल्टेज बढ़ाने से करंट भी बढ़ता जाए, वो आपके पास क्या कहलाती हैं, ओमिक डिवाइसेस या ओमिक। तो ओमिक डिवाइसेस ऐसी जो ये वी आई का वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हम वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें देख रहे हैं। तो ऐसी डिवाइसेस जो इस लॉ को ओबे करें वो ओमिक डिवाइसेस। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास रेजिस्टेंस है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, कांस्टेंट रेजिस्टेंस। जबकि कुछ ऐसी डिवाइसेस हैं जो इस कानून को ओबे नहीं करती, जैसे कि आपके पास बल्ब है, उसमें क्या होता है कि आपका जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते हो तो आपके पास जो करंट की वैल्यू है सीधी लीनियर तरीके से नहीं बढ़ती, वो आपके पास क्या हो जाती है, रेजिस्टेंस में क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो आपके पास जो ग्राफ है वो लीनियर नहीं बनता। तो इस सूरत में ऐसी डिवाइसेस जो इस कानून को ओबे ना करें, जिसमें भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई ना हो, तो हम ऐसे कहते हैं नॉन ओमिक डिवाइसेस। ऐसी डिवाइसेस को हम नॉन ओमिक डिवाइसेस कहते हैं। इसमें एग्जांपल जो है आपकी वो क्या है, बल्ब, लाइट बल्ब। इसकी जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, लाइट बल्ब है। तो ऐसी डिवाइसेस जो इस कानून को ओबे करें ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं, और ऐसी डिवाइसेस जो इसको ओबे ना करें वो आपके पास क्या कहलाती हैं, नॉन ओमिक डिवाइसेस कहलाती हैं। अब ये सब हो क्यों रहा है, असल में होता इसलिए है कि जब इसमें से आप करंट पास, रेजिस्टेंस में से करंट पास आउट करते हो, तो करंट के पास आउट होने की वजह से इसमें जो मटेरियल की है वो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो आप वोल्टेज तो बढ़ा रहे हो, लेकिन इधर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो रही है। तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से पहले कम थी, अब ज़्यादा हो रही है, तो ज़्यादा होने की वजह से यहाँ से जो करंट है वो उसका रेट ऑफ द फ्लो है वो कम हो जाएगा। तो हमारे पास क्या होता है, तो उस सूरत में हमारे पास जो ये चीज़ जो नॉन ओमिक डिवाइसेस कि ये कर्व लीनियर नहीं बनती। तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रेजिस्टेंस पे असरअंदाज होती हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। तो उन चीज़ों को अगर हम देखें तो हमारे पास वो कहलाती हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस। तो हमारे पास रेजिस्टेंस को दो चीज़ें इफेक्ट करती हैं। एक आपके पास रेजिस्टर को इफेक्ट करती है कि पहली चीज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, कि ये आपके पास क्या है कि लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कि रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास लेंथ के बढ़ने से ज़्यादा हो जाएगी। एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ आपके पास क्या होना शुरू हो जाती है, बढ़ना शुरू हो जाती है। और दूसरी है कि जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास क्या है, इनवर्सली है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया, कि ये आपके पास क्या है, एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि आपका जो आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एक इक्वेशन आपके पास ये बन गई, एक आपके पास ये बन गई। इसमें क्या होता है कि आपके पास एरिया रेजिस्टेंस के रिवर्स में आता है, कि अगर एरिया आपके पास बढ़ेगा तो सूरत में आपके पास रेजिस्टेंस क्या होती है, कम हो जाती है। तो रेजिस्टेंस कम होने से हमारे पास इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास इस तरीके से बन जाता है, आर प्रोपोर्शनल है L/A के। यहाँ पे अगर हम ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट खत्म करते हैं तो हमारे पास आ जाता है R = ρ L/A।
यहाँ पे फिर एक रो जो है इसको रो करते हैं और ये क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल। इसको हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ मटेरियल। ये मटेरियल की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होती है और ये चीज़ जो होती है ये आपके पास डिपेंड करती है किस पे, ये डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, कि ये मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करती है। इसका यूनिट आपके पास क्या होता है कि इसका यूनिट आपके पास ओम मीटर है, कि पर रेजिस्टेंस पर जो आपके पास 1 मीटर में जो यूनिट है वो आपके पास इट्स यूनिट इज ओम मीटर। तो हमारे पास इसका जो यूनिट है वो ओम मीटर है। रेजिस्टेंस को देखा, रेजिस्टेंस के दो इफेक्टिव देखे, पैरामीटर देखे और जब उन दोनों कंबाइन किया तो हमारे पास स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आ गई। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो है वो आपके पास क्या करती है, उसका जो यूनिट है वो आपके पास क्या कहलाता है, ओम मीटर है। इसके बाद हम देखने लगे हैं तो हमारे पास अब है आगे, इस रेजिस्टेंस की बुनियाद पे हमारे पास मटेरियल को 2 कैटेगरीज में तकसीम किया गया है। तो वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास एक होता है जी कंडक्टर और दूसरे होते हैं इंसुलेटर्स। ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस, ऑन द बिहाफ ऑफ रेजिस्टेंस we categorized the material into 2 categories, one conductor, दूसरा इंसुलेटर्स। दूसरे हमारे पास क्या होते हैं, इंसुलेटर्स होते हैं। कंडक्टर जो करंट को पास आउट होने दें और इंसुलेटर जो करंट को गुजरने ना दें। इसकी जो इसकी जो होती है आपके पास कंडक्टर की लो रेजिस्टेंस होती है और ये हाई रेजिस्टेंस होती है। इसके आपके पास क्या होती है, हाई रेजिस्टेंस होती है। इसकी एग्जांपल जो आपके पास है इंसुलेटर की, वो आपके पास है रबर। इसमें आपके पास क्या है, कोई भी सॉलिड मटेरियल जैसा कि आयरन, कॉपर, ये क्या है कंडक्टर्स की एग्जांपल्स हैं। यहाँ पर हमने रेजिस्टेंस की बुनियाद पर 2 मटेरियल कैटेगराइज किया। उसके बाद हमारे पास है जी इलेक्ट्रिक पावर, जूल हीटिंग इफेक्ट और हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये मैं आपके साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।